हालाँकि नेचुरोपैथी तो बड़ा ईज़ी है आपके इसमें। और इसमें काफ़ी कुछ इसकी 2 से ढाई यूनिट तो मैं करवा चुकी हूँ, आई थिंक, है ना? चलिए स्टार्ट करें? जी मैम। यूनिट वाइज़ करें कि आप क्वेश्चन को ले रहे हैं? मैम दोनों तरीके से कर पहले यूनिट वाइज़ मैम कर लेते हैं, यूनिट फिर वाइज़ कर क्वेश्चन ले लेते हैं। लीजिए। पहले अपन यूनिट वाइज़ कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन ले लीजिए। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है नेचुरोपैथी एंड डिजीज़, टाइप ऑफ डिजीज़, नेचुरोपैथी एंड हेल्थ, टाइप ऑफ हेल्थ। टाइप ऑफ हेल्थ में आपको क्या बताया है? कुछ बताया है क्या? नहीं एक्चुअली क्या मैम इनके बताया? क्लासेस भी लगी हैं। अच्छा, क्योंकि टाइप ऑफ हेल्थ थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन में ये दिया है क्या? टाइप ऑफ हेल्थ से रिलेटेड? नहीं दिया है। क्योंकि अगर इसका अपन हिंदी करते हैं मतलब स्वास्थ्य के प्रकार, तो अब स्वास्थ्य के क्या प्रकार हो सकते हैं? वो तो एक ही प्रकार का होगा। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं दिया है मतलब स्वास्थ्य के प्रकार जैसा कुछ नहीं दिया है, बीमारियों के लिए दिया था। हाँ, क्योंकि ये टाइप ऑफ हेल्थ मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है या कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो नेचुरोपैथी एंड डिजीज़, तो इसमें कुछ डिजीज़ आपको बताई होंगी और नेचुरोपैथी क्या है ये बताया होगा। तो नेचुरोपैथी में इसमें जो वही पंच तत्व का आता है कि पंच तत्व हम बैलेंस करते हैं नेचुरोपैथी में, है ना? जिसमें वायु चिकित्सा, फिर सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और जल चिकित्सा। ज़्यादातर इन 4 का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो जो सूर्य चिकित्सा करते हैं वो मोस्टली सन बाथ जिसको हम कहते हैं कि कम से कम या बहुत पतले कपड़े पहनकर और फिर सनराइज़ के समय आप सन के सामने बैठें। इस तरह से बैठें कि उनकी जो रेज़ हैं, वो आपके ऊपर आएँ, आपकी बॉडी उसे एब्ज़ॉर्ब कर पाए। ठीक है? तो ये होती है सूर्य चिकित्सा। और फिर जो होती है सेकंड मड थेरेपी। तो मड थेरेपी मोस्टली की जाती है कि जहाँ कहीं भी सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन में या किसी ऑर्गन में किसी तरह के टॉक्सिन्स हैं, है ना? तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए क्योंकि जो मिट्टी होती है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती है बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। तो मोस्टली इसलिए ये की जाती है और इसमें जो मिट्टी ली जाती है, तो वो किसी भी खेत में करीब 3-4 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें आजकल बहुत सारे जो ये फर्टिलाइज़र वगैरह डलने के कारण बहुत सारे केमिकल होते हैं, गंदगी होती है। तो फिर उसमें 3 से 4 फीट का गड्ढा खोद के और उसके नीचे जो मिट्टी मिलती है, उसको लिया जाता है, फिर उसको रात भर पानी में भिगोते हैं और उसके बाद उसको छान लिया जाता है, जिससे उसमें अगर कोई कंकड़ या रेत के कण हो तो वो सब निकल जाएँ। और जब वो मिट्टी एकदम चिकनी हो जाती है, उसमें किसी भी तरह के कोई अ, मतलब डस्ट पार्टिकल जो रेत वगैरह के हैं वो ना रहें, जो डिज़ॉल्व नहीं होते हैं और भी कोई उसमें अगर अशुद्धियाँ हैं तो वो सब निकल जाएँ, है ना? फिर इसको जो मड थेरेपी होती है, इसको कई तरह से किया जाता है। जैसे कई लोगों की आँखों में बहुत जलन होती है, जैसे अभी खासकर गर्मी आ रही है। तो उसके लिए मड थेरेपी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उसमें एक कॉटन के कपड़े को लिया जाता है, जैसे सपोज़ अपन को अभी आँख पर करना है मड थेरेपी, क्योंकि जो कॉटन का कपड़े की लंबाई-चौड़ाई है, वो आपके ऑर्गन के हिसाब से डिफ़र होगी, है ना? तो जैसे हमको करीब एक आँख के आँखों के लिए करना है, तो हम अपने नाप लेंगे इतना, यहाँ से यहाँ तक। है ना? इतना लंबा आपका कपड़ा होना चाहिए और चौड़ाई ऐसा होना चाहिए कि जो ये आँख है, इससे 3 गुना कम से कम।
या 4 गुना। और फिर उस कपड़े को मिट्टी अच्छे से भिगो के रखेंगे, जो साफ मिट्टी जैसे प्रोसेस करके बताई थी। फिर उसके बाद इसके सांचे भी होते हैं प्रॉपर, ऐसे वुडन ब्लॉक बने हुए होते हैं। उसके ऊपर कपड़े को बिछाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी की परत जमा देते हैं। और वो पूरी परत जमा के जो बचा हुआ कपड़ा है उसको ऐसा कवर करके पलट के और चारों तरफ से वो मिट्टी की लेयर को कवर कर देते हैं। और फिर आँख बंद करके वो जो मिट्टी है उसको आँख के ऊपर रख देते हैं। तो आँख के ये जितनी भी गर्मी होती है उसको खींच लेती है। प्लस ऐसा बोला जाता है कि जहाँ कहीं भी हम मिट्टी को लगाते हैं तो मिट्टी में एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। तो उस हिस्से के टॉक्सिन्स को रिमूव कर देती है। तो ये तो हुआ आँख के लिए। फिर दूसरी इसमें बहुत प्रचलित है मड थेरेपी में डाइजेशन सिस्टम के लिए। तो डाइजेशन के सिस्टम के लिए भी बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। बस उसमें हम अपने पेट की जो लंबाई होती है उतना लेते हैं और चौड़ाई भी पेट के इससे 3 गुना कम से कम। ना और सेम यही प्रोसेस करके वो उस गीली पट्टी को मटकी पेट के ऊपर रख देते हैं, नाभि बीच में रहे ऐसा रखते हैं और जब तक कि वो सूख जाए। ये बहुत ठंडी भी रहती है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को यदि बहुत अधिक ठंडा लगने लगे, तो फिर कम समय में भी हटा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट्स कितना सहन कर पा रहा है। और इसमें तीसरा जो फेमस प्रचलन है वो है मड बाथ। दी इसमें जो मिट्टी चिकित्सा है ना, इसमें एक चीज और बोली गई थी कि जैसे मिट्टी का ये हम लेप करके लगाते हैं ना, इसके ऊपर हमें गर्म कंबल या ब्लैंकेट मतलब बिछा देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 20 to 30 मिनट्स का होता है। हाँ, मिनिमम 20 से 30 मिनट होता है और मैक्सिमम आप उसको काफ़ी लंबे समय तक भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो भी ले रहा है उसकी कितनी कैपेसिटी है ना? और जैसे जो आँख पर भी आपने डाली तो नैपकिन को ऐसा फ़ोल्ड करके और उसके ऊपर रख दें। और दूसरा ये कि वो जो मिट्टी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसकी पट्टी बनाते हैं तो उसमें से ऐसा पानी लीक ना हो। मतलब इसके लिए उतनी भिगोई गाढ़ी। जाती है सॉरी? मिट्टी, भिगो इसके लिए मिट्टी भिगोई जाती है हाँ, तो वो 12 जो घंटे मिट्टी पहले। में पानी इतना ही डालना है कि जब हम उसकी पट्टी बनाएँ तो उसमें से पानी बहे ना, हम्म। है ना? मतलब वो आटे जैसी एक तरह से रहती है। और जो मड बाथ होता है तो उसमें डायरेक्ट पूरे शरीर में मिट्टी लगाते हैं, हर जगह। और चूँकि वो लेयर पतली रहती है, तो फिर लोग वेट करते हैं उसको सूखने का। और जब वो सूख जाती है तो उसको इस तरह से रगड़ के और हटाते जाते हैं पानी के साथ। मोस्टली शावर लेते हैं तो शावर लेते हुए और हाथ को इस तरह से रब करते जाते हैं। तो उससे एक तो पूरी डेड स्किन निकल जाती है और तीसरा जब आपको हटाने के लिए रब करना होता है तो पूरे शरीर का सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होता है। और पूरे शरीर में लगे होने के कारण ये पूरे शरीर की जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो ये मड बाथ जो होता है उसकी प्रोसेस होती है। इसीलिए ये मुल्तानी मिट्टी बोला जाता था ना, कि पहले मुल्तानी मिट्टी बहुत यूज की जाती थी, तो यही। मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी भी यूज़ करते हैं, है ना? मतलब वही मिट्टी यूज़ करते हैं कि जो हम भिगोएँ तो एक आटे जैसे फ़ॉर्म में, बिल्कुल जैसे आटा होता है ना कि उसमें आप कितना भी उसको मसलो या करो आपको कहीं कोई रुकावट नहीं लगती है, पूरा चिकना होता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब वो कुम्हार पॉटरी करते हैं, उनकी मिट्टी भी एकदम चिकनी होती है, तो वैसी ही चिकनी होनी चाहिए। तो इसको कई प्रोसेस्ड करते हैं, जैसे कई बार लोग उसको जब वो सूखी मिट्टी लाते हैं, तो उसको ही पूरा छान लेते हैं, सूखा तो जितने बड़ी चीज़ें रहती हैं, वो छन्नी में रह जाती, फिर उसको भिगोते हैं और उसको थोड़ा-सा लिक्विड करते हैं कि वो छानने लायक हो जाए, फिर कपड़े से उसको छान लेते हैं। पतले कपड़े से जैसे हम पहले मेहंदी या कोई चीज़ छानते थे ना, उस टाइप से और फिर उसको भिगोते हैं। पानी डाल-डाल के। तो कई प्रोसेस होते हैं इसके प्यूरिफिकेशन की, मिट्टी भी साफ कैसी हो। तो सूखी मिट्टी को भी हम साफ कर सकते हैं और मिट्टी को थोड़ा-सा भिगो के भी उसको हम क्लीन कर सकते हैं।
ठीक है, फिर इसके बाद में हाइड्रोथेरेपी या वाटर थेरेपी। तो वाटर थेरेपी 2 तरह से होती है। एक तो ये होता है कि जो हम पानी पीते हैं, मतलब इंटरनल जो हम क्लीनिंग करते हैं, और एक एक्सटर्नल जो हम यूज़ करते हैं। तो ये 2 इंटरनल, एक्सटर्नल 2 हो जाएगी। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग सबको अवेयरनेस होगी कि पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, जो पीने के कंसर्न में होता है। बताए कोई भी, जिसको भी डिटेल मालूम है? पानी बैठकर और धीरे-धीरे सिप करके उनको पीना चाहिए गिलास से। और क्या? सुबह सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। नहाने जाने के पहले, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और दिन भर में कम से कम ज़रूरत के अनुसार, मतलब अलग-अलग पर्सन के अकॉर्डिंग 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पीना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो पानी का क्या होता है, आपने सरफेस टेंशन एक शब्द पढ़ा होगा कि किसी भी हाँ जो जी। लिक्विड होता है, उसके जो सरफेस पर जो टेंशन होता है, स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि सरफेस के जो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप बहुत थोड़े से प्राचीन काल में जाओ, तो आपको पानी के लिए या गगरी मिलेगी, पीने के लिए लोटा मिलेगा, है ना? क्योंकि सबसे कम सरफेस टेंशन सराउंडिंग में होता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो ऐसे गोलाकार चीज में जो पानी रखा रहता है, उसका सरफेस टेंशन पीने के लिए बेस्ट होता है ना? और इसीलिए प्रेफर करते हैं लोटा, गगरी, ये सारी चीजों को प्रेफरेंस दिया जाता है। कलश, हर चीज में हमारे यहाँ देखिए कलश को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये पानी का पैटर्न कैसा है। फिर दूसरा ये ध्यान रखना कि वो जिस पात्र में रखा है उसका मेटल क्या है। तो वो सीज़न के अनुसार होता है। जैसे यदि ठंड है, तो आप सोने में रखा हुआ या तांबे में रखा हुआ, है ना? इस टाइप के मेटल का आप पानी पी सकते हैं। लेकिन यदि गर्मी है, तो आपको चांदी यूज़ करनी है। तो चांदी में अगर रखा हुआ पानी पीते हैं, तो वो ठंडक पहुँचाता है। या मिट्टी है, मिट्टी में रखा हुआ, और मिट्टी का भी आप देखिए जो मटका होता है वो हमेशा ऐसा गोल ही होता है। आजकल भले ही डिफरेंट पैटर्न चल गए हैं, बट यदि हम बेसिक देखें तो वो मटका गोल ही होता है। तो जब उस मटके में हम पानी भर के रखते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो पानी, वो मटका ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ पर उसको हवा लगे, खुली जगह हो और हल्की सी धूप मिले। तो उससे क्या होता है कि चूँकि वो पोरस होते हैं, छोटे-छोटे उसमें छेद होते हैं पूरी मिट्टी में, तो वो जो मटके का पानी होता है, उसको एक कंप्लीट हेल्दी पानी माना जाता है। क्योंकि उसमें मिट्टी, धूप और हवा के कारण उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन आ जाते हैं। तो वो पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद कब पीना पानी और कैसे पीना? तो पानी का जो पीने का समय है, वो जो हमारी सर्केडियन क्लॉक होती है, मतलब जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है, तो सबसे पहले तो होता है मॉर्निंग में। तो अर्ली मॉर्निंग क्यों होता है? क्योंकि पूरी रात हम पानी नहीं पीते हैं। मान लीजिए हम 6 से 8 घंटे हम सोते हैं, तो 6 से 8 घंटे तक हम पानी नहीं पीते हैं। तो अंदर का जो सारे लिक्विड हैं, वो कॉन्सन्ट्रेट हो जाएँगे। तो उनको डाइल्यूट करने के लिए मॉर्निंग में पानी पीना कंपल्सरी होता है। अब वो पानी आपको कैसे पीना है? आराम से बैठ के और सिप-सिप करके पानी पीना चाहिए। जब भी आप पानी पीते हैं, तो जिस पात्र से पी रहे हैं, उसका सरफेस और आपके लिप्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऊपर से पीते हैं, तो पानी के साथ हवा भी आपके स्टमक में जाती है, जो कि हार्मफुल होती है। तो आराम से बैठ जाएँ, बैठ के सिप-सिप करके पानी पिएँ, जितना आप पी सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल इसलिए नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है 2 से 4 ग्लास भी पी ले सुबह, दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि शायद आधा ग्लास भी ना पी पाए। तो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को देखें और पिएँ। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, वो होता है नहाने से पहले। क्योंकि
मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि कॉन्संट्रेट जहाँ होता है वहां से जो डाइल्यूट होता है वो कॉन्संट्रेट की तरफ जाता है ना। तो जब हम नहाते हैं तो वही ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है वो क्रिएट होता है, और चूंकि फिर वो पानी अंदर की तरफ ना जाए तो इसीलिए हम पहले अंदर अपने आप को डाइल्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जो नहाने का पानी होता है वो बहुत प्योर नहीं होता है ना, बहुत हाइजीनिक नहीं होता है। और हमारी बॉडी में भी पोर्स हैं, पूरी बॉडी में, तो हमारे ब्लड को डाइल्यूट होना उस समय बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि जब हम नहाते हैं तो उस समय सर्कुलेशन बढ़ता है। तो यदि जो ब्लड का डाइल्यूट मेंटेन नहीं रहेगा और जो प्रेशर है वो बढ़ेगा उसका, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमेशा नहाने के पहले 1 ग्लास पानी पीना चाहिए। फिर उसके बाद यदि हम खाने पे आते हैं तो खाने के पहले और बाद में मिनिमम 40 मिनट्स आपको पानी नहीं पीना है। ठीक है? मतलब 40 मिनट पहले, 40 मिनट बाद में। हाँ, लेकिन यदि कई लोगों को कंपल्सरी है, जैसे कई लोगों को लगता है कि यदि 40 मिनट बाद तक पी रहे हैं तो हम झूठे मुँह हैं। तो आप क्या करिए कि 1 कप पानी एकदम तेज गरम करिए। जैसे चाय होती ना, वैसा रखिए और खाने के बाद में वो सिप-सिप करके पी लीजिए, क्योंकि बहुत तेज गरम है तो आप इकट्ठा पी भी नहीं पाएँगे। तो जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसा सिप-सिप करके वो पी लीजिए। आधा कप मिनिमम, जितना भी 1 कप आप पीना चाहें। लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए उस समय। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि जब भी आप मुँह में कुछ डालते हैं और कोई चीज़ आपके स्टमक में जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो सीक्रेट होना शुरू होता है। और जब हम ऊपर से पानी पी लेते हैं, एक तो हमारा जो खाने का पैटर्न है वो बहुत गलत होता है। हम उसी में सैलेड भी ले लेते हैं, उसी में फल भी ले लेते हैं, उसी में मीठा भी ले लेते हैं, उसी में दाल भी ले लेते हैं, चावल भी, मतलब बहुत सारे तरह के अनाज भी ले लेते हैं, उसी में सब्जियाँ भी। अब मान लीजिए ओवरऑल हमने 10 तरह की चीज़ें ले ली, ठीक है? सलाद में टमाटर भी था, ककड़ी भी थी, ती 4-5 चीज़ें तो सैलेड में ही हो जाएँगी। तो यदि हमने 10 तरह की चीज़ें ले ली, अब वो दसों का जो टाइम है डाइजेशन का वो डिफरेंट है। तो हमारा स्टमक कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करें? और जब वो सारे मिक्स होते हैं, अब वो स्टमक में जाके अलग-अलग तो होगा नहीं कि ये सैलेड है तो चलो ये हो जाए। तो वो सारा उसका मैकेनिज़्म जो है वो गड़बड़ा हो जाता है ना? तो वैसे ही हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, और अगर उस पर से हमने पानी और पी लिया, तो जो भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हुआ वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि पानी उसी में मिक्स होगा जाके। तो डाइजेशन बहुत ही जो पावर है वो वीक हो जाएगा। तो यदि आपको बहुत अच्छा डाइजेशन रखना है, तो हमेशा एक तो खाने को बाँट के खाइए। जैसे खाने के आधे घंटे पहले सलाद खा लीजिए, फिर आधे घंटे बाद रुकिए, फिर खाने पे जाइए, है ना? तो हमेशा ऐसे डिफरेंस कर के खाना चाहिए। अभी के साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, लेकिन जैसे पहले ऐसा था कि आप एक साथ एक थाली में पूरा न्यूट्रिशंस लेके बैठ जाइए और खा जाइए। लेकिन अभी के जो साइंटिस्ट हैं या जो विशेषज्ञ हैं, उनका ओपिनियन थोड़ा-सा डिफर है। उनका कहना है कि चूँकि हमारे आस-पास अब हम इतने हेल्दी नहीं रह गए हैं, हमारी चीज़ें उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए हैं, जो हमारे सिस्टम है उनकी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो गई है, तो उनको एक टाइम में एक ही चीज़ दो। इवन वो यहाँ तक बोलते हैं कि 2 अनाज को एक साथ मिलाकर मत खाइए। यदि आप दाल-चावल खा रहे हैं, तो दाल को अलग लीजिए, चावल किसी सब्जी के साथ खा लीजिए। तो ये जो हाँ, मल्टीग्रेन होता है, उसका कॉन्सेप्ट अभी प्रेज़ेंट में वो रिजेक्ट करते हैं। कि आप अगर 5 तरह का आटा मिला रहे हैं, तो आप 5 दिन अलग-अलग उस आटे की रोटी खाइए, लेकिन उनको मिक्स करके मत खाइए। क्योंकि किसी की तासीर गरम है, किसी की ठंडी है, कोई जल्दी पचता है, कोई देर से पचता है। तो अभी प्रेज़ेंट में जो ओपिनियन दे रहे हैं, इसके स्पेशलिस्ट, वो यही दे रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि आप दोपहर में
खाना खाने के बाद 40 मिनट्स जब हो जाएंगे तो फिर आप पानी पीजिए अच्छे से। और लास्ट जो सबसे जरूरी होता है वो सोने के पहले 1 गिलास पानी पीना, क्योंकि फिर आप एक लंबे समय तक पानी नहीं पीते हैं, आप 6 या 8 घंटे जितना भी सोए। और चूंकि पानी की क्वांटिटी भी सबके लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए हो सकता है किसी की बॉडी 3 लीटर भी उसके लिए सफिशिएंट हो, किसी के लिए हो सकता है 4 लीटर भी सफिशिएंट ना हो। तो एक ये स्टैंडर्ड स्केल लेके चलते हैं कि 3 से 4 लेना चाहिए, गर्मी में 3 से 4 और ठंड में 2 से 3। लेकिन इसमें आपकी जो लिक्विड डाइट है वो भी शामिल है, जैसे आपने मान लीजिए जूस पिया, कोई सूप पिया, तो वो भी शामिल है। प्लस इसको आप कैलकुलेट करने के लिए, अगर पर्सनल लेवल पे आपको कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक दिन आप शुरुआत करिए 2.5 लीटर से। और जब आप 2.5 लीटर पानी पीते हैं और सुबह वॉशरूम जाते हैं, तो आप अपने यूरिन का कलर देखें। यदि वो ट्रांसपेरेंट है, तो आपके लिए 2.5 लीटर सफिशिएंट है। बट यदि वो येलोइश है, हल्की सी भी, तो मतलब आपको आधा लीटर और बढ़ाना है पानी। तो इस तरह से आप अपने पानी की क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारा नेचुरोपैथी और उसकी डिजीज हो जाती हैं। और हेल्थ का तो आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और सोमेटिक डिसऑर्डर में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया ही हुआ है ऑलरेडी, कि हेल्थ क्या होती है, कैसे होती है। और ये जो टाइप ऑफ हेल्थ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपनी मैम से ही पूछें, क्योंकि ये क्या है मुझे भी नहीं क्लियर हो रहा है। मैम इसका एक्सटर्नल फैक्टर क्या है पानी पानी का रिपीट हम 2 करें। फैक्टर कर ले, इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब जो हम नहाते हैं, एक्सटर्नल में क्या होता है कि जैसे नहाने में जो क्लीनिंग करते हैं, फिर कुछ जो हाइड्रोथेरेपी आजकल मतलब मसाज के थ्रू दी जाती है। जैसे आप देखिए, यदि आप स्विमिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, सिर्फ किसी नदी में आप जाके बैठ जाते हैं और सामने से करंट आ रहा है या पीछे से, कोई एक तरफ से तो आएगा, एक तरफ की बॉडी तो आपके करंट के अगेंस्ट रहेगी। तो वो जो करंट का प्रेशर आता है, वो आपके मसल्स के लिए सबसे अच्छी मसाज थेरेपी होती है। तो अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि जैसे किसी के नी में प्रॉब्लम है, तो उनको हाइड्रोथेरेपी नी से रिलेटेड दी जाती है, कि कैनाल में उस करंट के अगेंस्ट आपको चलना है। तो वो करंट आपके नी के आसपास के जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना। फिर जैसे स्पाइन के लिए स्पाइन टब होता है, तो उसमें भी, और सारे उस टब में कंट्रोलर लगे होते हैं कि आपको कितने प्रेशर के साथ वो पानी के जो रिलीज कर रहे हैं, उसका प्रेशर कितना रहेगा, वो कंट्रोलर हर टब में रहते हैं। ठीक है। फिर हिप थेरेपी होती है, हिप बाथ थेरेपी। तो उसमें जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे फ्लोर मसल्स होते हैं, उनकी हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना। आप लोग याद करिए, मान लीजिए आप 1 घंटे की भी एक्सरसाइज करते हैं, तो फ्लोर मसल्स की कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? आप लोग में से कई लोग होंगे जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। फ्लोर मसल्स की बताइए। नहीं करते, है ना। तो जो स्फिनेक्टर मसल्स होते हैं, वो ऐसे जैसे रबर बैंड होता है ना, पूरा गोल ऐसे होते हैं। तो ये एनस और वेजाइना के आसपास होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जब स्टूल पास कर रहे हैं तो ये इस तरह से खुलता है, और जब मान लीजिए वो पास आउट हो गया तो ये वापस बंद होता है। तो जब हम इनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं देते हैं, तो इनकी भी इलास्टिसिटी कम होती है। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, कि वो छींक आती है या जोर से खांसी आती है तो यूरिन लीक हो जाती है। कई बार वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। यही प्रॉब्लम कई बार स्टूल पास करने में भी होती है, कि कंट्रोल नहीं होता है। इसके अलावा इन मसल्स में और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, जैसे फिशर, फिस्टुला, पाइल्स। ये सारी आप लोगों ने आजकल काफी नाम सुने होंगे। तो इन सब में ये जो हिप बाथ थेरेपी है, ये यूज आती है। और इसमें एक टब होता है जिसमें उस पेशेंट को बिठा दिया जाता है, और उसका पेल्विक रीजन पूरा उस पानी में रहता है।
और उसको लगातार एक बार गर्म पानी से और एक बार ठंडे पानी से उसको चेंज किया जाता है बार-बार। तो गर्म ठंडा पानी बार-बार चेंज होने से क्या होता है कि उस जगह का जो सर्कुलेशन है, वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सब एक्सटर्नल थेरेपी है। इसमें एनीमा भी शायद आते हैं। दीप्ति जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रही कि इसमें एनीमा भी हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो वो भी इसी में आएगा। एनीमा जो है, जो हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए करते हैं, तो वो भी क्योंकि नेचुरोपैथी में तो एनीमा को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है। क्योंकि नेचुरोपैथी और रेस्ट बाकी लोगों का भी कहना है कि यदि आपका स्टमक, आपका पेट साफ नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि वो तो ये बोलते हैं कि लगभग 80% बीमारियों का कारण आपका पेट होता है। तो वहां पर एनीमा को भी इम्पोर्टेंस दी है। बल्कि वो कई नेचुरोपैथी तो इतना भी कहते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो आप दिन में 1 से 2 बार एनीमा लीजिए, जिससे पेट पूरा क्लीन हो। लेकिन ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसका अपोज नहीं करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी नेचुरल तरीके से चीजें हों, उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए एनीमा भी एक आप कुछ फॉरेन चीज तो डाल रहे हैं बॉडी में, है ना? फिर वो जो पानी आप डाल रहे हैं, लिक्विड जो भी अंदर लेके जा रहा है बॉडी के, वो कितना हाइजीनिक है हमको भी नहीं मालूम। तो मेरा ओपिनियन हमेशा इस चीज के लिए लघु शंख प्रचालन पे ज्यादा जाता है कि आप लघु शंख प्रचालन कीजिए, क्योंकि पीने का पानी तो आप बेस्ट ही यूज करते हैं, है ना? और वो जब पूरा क्लीन अप करके निकलेगा तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तीनों पूरे क्लीन हो जाएंगे। उसमें केवल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो रही। और ये एक नेचुरल चीज है। आप कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, तो वो नेचुरल है कि वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ही मूव करती है। तो आप उस मूवमेंट का भी अपोज नहीं कर रहे हैं। जो फ्लो है उसी फ्लो में, उसी रिदम में काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यहाँ पर प्रिस्क्राइब करती हूँ कि व्यक्ति को लघु शंख प्रक्षालन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो एनिमा से ज्यादा अच्छी क्लीनिंग देता है। लेकिन नेचुरोपैथी वाले, चूंकि उनके पास लघु शंख प्रक्षालन का कोई ऐसा टूल नहीं है, तो वो एनिमा को ही प्रेफर करते हैं। फिर इसकी सेकेंड यूनिट में है योग थेरेपी। ये तो हमने पूरा स्लाइड्स में लिया ही था, है ना? योग थेरेपी मीनिंग और सारी चीजें। फिर इसके मॉडर्न टाइम में इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी ली थी। इसके ऑब्जेक्टिव भी लिए थे, प्रिकॉशन भी लिए थे। तो ये पूरी यूनिट तो मैंने आपको स्लाइड में कराई है योग थेरेपी में, है ना? तो आप उससे ही ले लीजिएगा ये। फिर इसकी थर्ड यूनिट में है कॉमन प्रॉब्लम। अब ये जो कफ, कोल्ड है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, ये भी मैंने योग थेरेपी में आपको कराए हैं। इनके सिम्टम, इनके कॉजेज, इनके प्रिवेंशन, इनका यौगिक मैनेजमेंट या यौगिक ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमने आपको जब थेरेपी करा रहे थे तो उस समय ये कराई हुई हैं। तो आप उस स्लाइड से निकाल लीजिएगा ये सब। अब सिर्फ इसका 5th यूनिट है जो वो आपकी बचती है कि नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो इन्हीं चीजों के लिए है, कोल्ड, कफ और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कोल्ड कफ में तो मुझे लगता है गार्गल और ये सारी चीजें यूज होती हैं, कि जो हम नमक पानी से गार्गल करते हैं वो बेस्ट होती हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तो एनिमा जो आपने बताया है, एक एनिमा होता है। दूसरा नेचुरोपैथी कच्ची चीजों को, जो फाइब्रस और कच्ची चीजें होती हैं, उनको खाने का ज्यादा सजेशन देता है। वो ज्यादातर बोलता है कि जूस फॉर्म, अगर आप बहुत अधिक कच्चा नहीं खा पा रहे हैं तो जूस फॉर्म में, तो सलाद, जूस, मतलब जो चीज नेचर में जैसी मिल रही है आप उसी फॉर्म में लीजिए। इवन नेचुरोपैथी तो यहाँ तक बोलती कि जैसे आप फल लेते हैं तो उसमें बाहर से कुछ भी आप ऐड मत करिए। जैसे हम उसमें मान लीजिए सॉल्ट या शुगर कुछ यूज कर लेते हैं, तो वो भी मत यूज कीजिए। उसका जो नेचुरल फ्लेवर है उसको ही लीजिए।
क्योंकि जब कोई भी फल लेते हैं तो उसमें जो शुगर का पैटर्न होता है वो फ्रक्टोज होता है ना? तो जो फ्रक्टोज होता है वो हमारी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है, लेकिन जब हम उसमें शुगर ऐड कर देते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इसीलिए फल जो हैं, चाहे फल हो या जो सब्जियां जो हम सलाद में लेते हैं, उनको नेचुरल फॉर्म में खाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वही फल और सब्जी खाएं जो आपके लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में उगती हो, ग्रो होती हो और मिलती हो, और जिस सीजन में मिलती हो। अब जैसे सीताफल है, भले ही ठंड में मिलता है, लेकिन आप उसी सीजन में खाएं तभी उसका फायदा है। तो हमेशा सीजनल, रीजनल, इन दोनों चीजों पर बहुत अटल रहें। हमको बहुत बाहर की चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो नेचर है ना वो बहुत अधिक सिस्टमैटिक ढंग से बनी है। तो उसने किसी भी जगह के आसपास वही वेजिटेशंस दिए हैं जो उनके लिए यूजफुल है। तो इसीलिए कोशिश करें कि कभी कभार टेस्ट के लिए आप कोई चीज बाहर की खा लेते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट रेगुलर में आप यूज करें कि आपके रेगुलर डाइट में 1 कटोरी सलाद हो। सलाद उन चीजों का हो जो बिल्कुल आपके आसपास ही उगती हो, खेतों में लगती हो और उस सीजन में ही मिलती हो। और 1 कटोरी या 1 फल का डेली, फल भी एक ही जैसे रोज नहीं खाने चाहिए, चेंज करके खाने चाहिए, और फल को भी मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, है ना? उनको भी आप जैसे एक दिन एक एप्पल खा लें, तो दूसरे दिन एक अनार खा लें, तीसरे दिन एक संतरा खा लें, चौथे दिन एक केला खा लें। तो इस तरह से आप चेंज कर करके उसको खाइए, तो वो बहुत हेल्दी माना जाता है, विदाउट किसी भी फ्लेवर को यूज किए हुए। ठीक। तो ये नेचुरोपैथी तो आपका बहुत ही इजी है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं। इसके पहले मैंने सिलेबस देखा नहीं था। इसके ट्रीटमेंट में क्या हम स्टीम भी ले सकते हैं ना, कफ एंड हाँ, कोल्ड का अगर स्टीम, गार्गल, ये सारी चीजें आएंगी इसमें, है ना? और जो डाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसमें एक तो वाटर थेरेपी भी आ जाएगी, क्योंकि पानी से भी आपका डाइजेशन इफेक्ट करता है। फिर आप खाना किस तरीके से खा रहे हैं, कौन सा खा रहे हैं। जैसे आप बहुत फ्राइड खा रहे हैं, खाने का एक पैटर्न होता है कि जैसे आप अर्ली मॉर्निंग जो खा रहे हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसको आप हैवी लीजिए, लंच को थोड़ा सा बैलेंस लीजिए, और डिनर एकदम पुअर लीजिए। तो ये एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। तो ये सारी चीजें डाइट वाले में आ जाएंगी। अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लें, जहां तक मुझसे बनेगा मैं आंसर करती हूँ, अदरवाइज सब मिलजुल के सॉल्व करेंगे। आरती जी बताएं। मैम एक क्वेश्चन है कि पंच महाभूत सिद्धांत रोग की एक पदार्थ सिद्धांत या प्राण शक्ति सिद्धांत जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की अवधारणा है। तो मैम मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। किसी और ने भी लिखा होगा ना, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा, किसी और ने भी लिखा क्या? तो पढ़िए। नहीं मैम, ये मैम ऐसा मुझे ही है, मैंने भी लिखा था। मैम मुझे जैसा समझ में आया है उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पंच महाभूता इन नेचुरोपैथी एंड हाउ डिजीज इज ट्रीटेड बाय पंच महाभूतास। हाँ, ये हो सकता मुझे है, समझ ये है ना? तो इसमें आपको देखिए, सबसे पहले तो पंच तत्व के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, है ना? कि कौन कौन से पंच तत्व होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर ये पंच तत्व बैलेंस हैं तो शरीर स्वस्थ है, और मान लीजिए इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है हमें। ठीक है, तो स्वस्थ लेने के लिए ये 5 पिलर पूरे बेस्ड है हमारा स्वास्थ्य, कि ये पूरे बैलेंस रहे। फिर नेचुरोपैथी में कैसे बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन सा तत्व है जो कम या ज्यादा हो रहा है, और उस तत्व की चिकित्सा के द्वारा उसे बैलेंस करते हैं। जैसे अगर पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम है तो मड थेरेपी में जाएंगे, जल तत्व में प्रॉब्लम है तो जल थेरेपी आएगी, है ना? अग्नि तत्व में प्रॉब्लम है तो सूर्य चिकित्सा आएगी।
तो इस तरह से उस तत्व की चिकित्सा देके उसको बैलेंस किया जाता है, और जब वो बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिक जैसे ही आपके पांचों तत्व बैलेंस होंगे तो बॉडी फिर से स्वस्थ हो जाएगी। तो इसका एक जो मोटा-मोटा एक वो है, वो इस तरह से रहेगा। फिर आप चाहें तो अगर मान लीजिए लॉन्ग में तो उसको और थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं कि भाई जल थेरेपी भी किस-किस तरह की होती है, या सूर्य चिकित्सा उसमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसी विधि होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका क्वेश्चन आ रहा है, उतना आप उसको उसमें मटेरियल डाल दें। मैम किसी को आकाश हाँ, तत्व की कमी हो तो आकाश वो तत्व की कैसे पता कमी लगेगी? एक्चुअली ये इसके ना अपने कुछ रूल्स होंगे, चूँकि मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन आकाश तत्व की कमी के भी अपने कुछ वहाँ पर सिम्पटम्स होंगे। जब आप कोई भी नेचुरोपैथी की बुक उठा के डिटेल में पढ़ेंगी ना, तो आपको समझ आएगा। और जो आकाश तत्व की कमी होती है, मोस्टली वो नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती कि हमारे चारों ओर आकाश तत्व फैला हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जल तत्व, तो हम कितनी देर जल तत्व में रहते हैं? हार्डली जितनी देर नहाते हैं। तो आप वायु और आकाश तत्व की कमी बहुत कम आप सुनेंगे, मोस्टली, क्योंकि इनके बीच हम हमेशा रहते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप को एक्सचेंज करके और बैलेंस करती रहती है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक नेचर है, वो ये है कि हर तत्व को बैलेंस करना। और जब इस तत्व की कभी कमी होती है, तो मोस्टली इसके लिए कुछ योग में तो मेडिटेशंस किए जाते हैं, है ना? बट नेचुरोपैथी में उसकी क्या है, ये मैंने नहीं सुना है अभी तक। आप लोग को यदि किसी को पता हो तो आप लोग बताइए। मैम इसमें उपवास का भी कुछ है क्या नेचुरोपैथी में? हाँ, उपवास से रिलेटेड? नेचुरोपैथी में बिल्कुल उपवास का बहुत महत्व होता है। और नेचुरोपैथी में बहुत तरह की डाइट भी चलती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग, फास्ट भी मतलब कई तरह के चलते हैं, कि जैसे सिर्फ अनाज ना खाना एक फास्टिंग होता है। फिर उसके बाद में मतलब उसमें सिर्फ आपके कच्चे फल सब्जियां खाई जाती हैं। फिर होता है कि सॉलिड ही ना खाना, मतलब उसमें सिर्फ जूस और पानी आप ले सकते हैं, लिक्विड लिक्विड ले सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह के उसमें उपास बताए हैं, एक ही तरह का नहीं है। फिर जैसे एक फास्टिंग ये भी रहती है कि एक टाइम खाना खाना फिर कुछ नहीं खाना, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, कि 6 घंटे खाना खाया, बाकी 18 घंटे तक कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं खाना, या 12-12 घंटे की। तो ये भी अलग-अलग टाइम के लोग करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। फिर इसमें डाइट भी बहुत तरह की सजेस्ट की जाती है, जैसे जीएम डाइट है, वीगन डाइट है, फिर कीटोन डाइट है। तो ऐसे बहुत तरह की डाइट्स भी इसमें सजेस्ट की जाती हैं नेचुरोपैथी में। एक प्रश्न हाँ आया मैम, मैम, भोजन के बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो शायद वज्रासन ही होगा ना इसका आंसर, तो उसी को डिस्क्राइब वज्रासन, करना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। थैंक यू। क्योंकि वो एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद ही किया जाता है ना? मैम इसका क्या मतलब है? जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की कौन-सी अवधारणाएँ हैं? अवधारणाएँ मीन्स कॉन्सेप्ट यही जो पंचतत्व कॉन्सेप्ट है ना, मतलब मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताना है आपको। तो ये पंच तत्वों को लेकर चलती है। डाइट और पंच तत्व 2 ही चीज़ें होती है। इवन ये पंच तत्वों को कई बार डाइट से भी बैलेंस करती है। जैसे जो सूखे चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या ड्राई कोई भी चीज़ है, तो उसमें अग्नि तत्व की अधिकता रहेगी, है ना? फिर उसको यदि सोक कर दिया तो उसमें जल तत्व भी आ गया। तो इस तरह से ये इन तत्वों की कमी को जो है डाइट के थ्रू भी पूरा करती है। मैम एक प्रश्न है, योग एवं योग चिकित्सा में क्या अंतर है? तो ये अलग अलग है, योग और योग चिकित्सा? योग और योग चिकित्सा अलग है, और इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था आप लोग को, तो आप लोग वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, जिसमें योग थेरेपी का पूरा बताया था। योग मतलब होता है कि आपके सामने जो व्यक्ति है, आप पहुंचे और आपने उसको आसन कराना शुरू कर दिया। और योग थेरेपी वो होती है कि आपने पहले उसको पूरा डायग्नोसिस किया,
और उसके बाद उसके हिसाब से पैकेज डिजाइन किया कि उसमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% स्वस्थ कभी भी नहीं रहता है, चाहे वो 20 साल का ही क्यों ना हो। 20 साल में भी उसका कुछ ना कुछ बॉडी में मिसअलाइंड हो चुका होता है, या हो सकता कोई मसल्स वीक हो, या हो सकता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में बहुत अधिक फैट डिपॉजिट हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें एनालिसिस करके कि उसकी बॉडी कहाँ से मिसअलाइनमेंट है, उसके थॉट प्रोसेस क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी फिजिकल स्टेमिना क्या है, फिर उसके कौन कौन से मसल्स कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, तो ये सारी चीजें देख के और फिर उसके लिए पैकेज डिजाइन करना, वो थेरेपी होती है। चलिए नेक्स्ट। दी एक क्वेश्चन है कि आसन और व्यायाम, तो उससे पहले क्वेश्चन चला था कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है, तो इसमें आसन और व्यायाम में क्या तो मतलब थोड़ा सेम सा सेम रहेगा, सेम रहेगा वो। सेम रहेगा? हाँ, ठीक है। उसको योग में लिखते हैं, कई लोग आसन में लिखते हैं, कई बार योगासन में लिख देते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें सेम ही आएंगी। मैम योग में तो वही आ जाएगा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ योगा वाला ही पूरा लगा देंगे उसी का। योग और योग चिकित्सा है ना, चिकित्सा में तो आ गया पूरा पैटर्न तैयार करना पेशेंट के हिसाब से जो भी सामने हमारे, और योग आया तो पूरा वही इंट्रोडक्शन ऑफ योग वाला योग आ जाएगा। नॉर्मल योग, है ना कि वही था। बिल्कुल नॉर्मल जो हम कराते हैं कि बिना कुछ देखे सुने सिर्फ सामने वाले को आसन कराने शुरू कर दिए, है ना। जनरल जो ग्रुप्स में जो योग चलता है वो नॉर्मल योग ही होता है, क्योंकि उसमें कभी भी जो कराता है, अब आप उससे पूछिए भी तो उसको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि किसको हाइपरटेंशन है या किसके कंधे मिसअलाइंड है। उसका काम रहता है कि वो आता है, योग कराता है और चला जाता है, बस। वो ये मान के चलता है कि अगर मेरे पास 10 लोग हैं ग्रुप में तो 10 स्वस्थ हैं। इसमें क्वेश्चन था कि नीति वाला, प्राकृतिक चिकित्सा में नीति का कैसे क्या रहता है, तो नीति वही सेम रहेगी जो हमने पढ़ी सेम हुई है? रहेगी, सेम सेम जो रहेगी। षटकर्म में हमने पढ़ी ना, मतलब आपके जो मेजर पेपर थे वो तो मैंने पढ़ा दिए हैं, बाकी दोनों का उन्हीं में से है, लगभग दोनों का 60% तो उनमें से है, ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरा 100% ना सही, लेकिन 60% तो है उसमें से। दी आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बट मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक रोज डेली नई नई इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं लगता। सोचती हूँ कल से स्टार्ट करूंगी, कल सोचा कि आज से स्टार्ट करूंगी, आज फिर एक प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा लग रहा है एग्जाम देना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया मेरे लिए। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी सिद्धि में रुकावटें आती ही हैं, बिना उसके सिद्धि होना संभव ही नहीं होती है। और अगर उन रुकावटों को आपने क्रॉस कर लिया तभी तो सिद्धि, नहीं तो फिर तो ये होगा कि हर दूसरा व्यक्ति एक सिद्धि लेके बैठा है, तो उसका तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। बच्चे भी कह रहे मम्मी आप ड्रॉप ही कर दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस बारी। मैंने कहा नहीं, करना तो है ही, देखते हैं कैसे होगा, थोड़ा नहीं नहीं, कम कर ज्यादा। लोगे आप, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपने क्लासेस अटेंड की या नहीं भी की हैं तो उनको आप, हम बोलते हैं आप चलते फिरते सुनिए, जाए सुनिए ना हेडफोन लगा के। इससे इजी क्या हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, तो वहां पर अपना मोबाइल रख के चालू कर लीजिए, क्योंकि अब आपको उसको देखने का उतना काम नहीं है जितना सुनने का है ना। तो और अगर सबको डिस्टर्ब हो रहा तो अपन हैंड फ्री यूज कर लें उसके साथ, कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, कि सबको लगे ये क्या सुन रहे हो रोज रोज, तो हैंड फ्री यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे ऊपर होता है, जिससे लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, रुकावटें, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी सीक्वेंस होता ही नहीं है। क्योंकि जो जिस परिस्थिति में होता है, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, वो कभी खाना खाना छोड़ता है क्या? नहीं, वो एडजस्ट कर लेता है। मान लो उसको आधा घंटा लगता तो वो 5 मिनट में खा लेगा, मान लो वो 10 बजे खाता है तो 12 बजे खा लेगा, या सीधे शाम को खा लेगा, लेकिन वो स्किप नहीं करेगा कभी भी। तो हमेशा क्या होता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को हम खुद चुनते हैं, लेकिन जब हमारा सोल ये बोलता है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको मिस नहीं करो, तब हम उसकी जो आवाज है, क्योंकि हमारा सोल हमेशा हमको राइट डायरेक्शन में पुश करता है,
कभी भी वो रॉन्ग में नहीं करता है, तभी ये गिल्ट और ये ऐसे सारे शब्द बने हैं। तब आप क्या करते हैं कि उसकी आवाज को दबाने के लिए एक बहुत अच्छा सा जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है, इसलिए नहीं कर रही हूँ। है ना? फिर क्या होता है कि जब बार-बार हम ऐसा करते हैं, तो हमारा सोल भी बोलता है कि जब बात सुननी ही नहीं है तो जाओ तुम अपना देखो, अपना करो। वो टाइम तो निकालना पड़ता है ना टाइम के नहीं बीच है में। जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप जो करना चाहते हो उसको आप मैनेज कर लेते हो। है ना? सपोज़ आप देखिए मान लीजिए आपको मूवी बहुत पसंद है देखना। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। है ना? और आपके फ्रेंड्स बोले नहीं यार 10 बजे चलना ही है, तो आप वही काम जो 2 बजे तक करते हो ना, वो एक दिन 10 बजे तक मैनेज करके निकल जाते हो। और वहीं मान लो कोई एक बोलता है कि चलो सत्संग में चल के बैठना है। अरे कौन जाए ज़बरदस्ती सुने, नहीं, नहीं मैं तो बहुत बिज़ी रहती 2 बजे तक हो ही नहीं पाता है काम मेरा। पॉसिबल ही नहीं कि कर लूँ। है ना? अब यदि मान लीजिए वही एक मैसेज आ जाए हॉस्पिटल से कि भई आपका ये समवन बहुत आपका रिलेटिव है, आपका डियर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप देखो कैसे आप 10 मिनट में काम निपटा के हॉस्पिटल निकल जाओगे। मेरे साथ यही तो प्रॉब्लम हुई कि 8 दिन से मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहा है। मैं हॉस्पिटल में टाइम मिलता है ना, उसमें जाकर के फोटो क्लिक करके वही पढ़ती हूँ कि मेट्रो में कोई पढ़ लिया दिक्कत थोड़ा नहीं बहुत है। वहाँ देखिए, हमेशा आपदा में अवसर खोजने वाला व्यक्ति ही सेलिब्रिटी बनता है ना? वो भी कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल में यदि हम किसी को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, यदि वो रेस्ट कर रहा भाई, जो भी पेशेंट है तो हम पूरे समय उससे बात तो करेंगे नहीं। बैठे हैं, हम अपने हेडफ़ोन लेके सुनते रहें, नज़रें पेशेंट पे रहें, है ना? कि मैनेज ही हम कर रही हूँ। हाँ, वो मैम एक मैनेज प्रश्न है, ही करना पड़ता आयुर्वेदिक शब्द का अर्थ हम बताते हुए औषधि विज्ञान पर प्रकाश डालिए। तो ये औषधि विज्ञान क्या होता है? ऐसा तो आपके सिलेबस में कुछ है ही नहीं, आयुर्वेद तो है ही नहीं इसमें कहीं पर भी। बट है ना जी, उसमें तो कल सब है किसी ने मैम नेचुरोपैथी। ने किसी ने ना क्वेश्चन डाले थे तो उसमें है शायद, आप लोग बताइए है कि नहीं है। 18 नंबर पे एक प्रश्न आया नहीं है ना है, कल। हाँ, मैम ने लास्ट को हाँ, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। मिला है क्वेश्चन ये। में है क्वेश्चन। क्योंकि सिलेबस आयुर्वेदिक में का, तो ये कहीं नहीं है। हाँ आयुर्वेदिक का तो आयुर्वेद चलो नेट नेट पे भी निकल आएगा, पर औषधि विज्ञान जैसे कुछ नहीं आता ना, तो थोड़ा सा कोई पता हो तो कुछ बना बना के भी लिख सकते हैं औषधि विज्ञान के बारे में। औषधि विज्ञान देखिए यही होता है कि औषधि मतलब बहुत सारे तरह के केमिकल्स होते हैं। अब वो चाहे हर्ब में हो, जैसे मान लीजिए हमने नमक लिया, तो नमक भी तो एक केमिकल है ना? सोडियम क्लोराइड है। तो फाइनली एंड में देखें तो सारी चीज़ें केमिकल हैं और औषधि विज्ञान में इस चीज़ को सिखाया जाता है कि किस केमिकल को किस रेशो में आप मिलाएँ और कितनी क्वांटिटी में उस व्यक्ति को दें कि वो उस बीमारी से लड़ सके। तो ये एक मोटा-मोटा तौर पे औषधि विज्ञान होता है, तो जिसमें अब अगर आयुर्वेद में है, तो आयुर्वेद में सारी तरह की जड़ी-बूटियों की जानकारी दी जाएगी। फिर कौन-सी जड़ी-बूटी किस बीमारी में यूज़ होती है, वो बताया जाएगा। फिर मान लीजिए उस बीमारी में कितनी एज का व्यक्ति है, उसको कितनी क्वांटिटी देनी है, कितना डोज़ देना है, वो उसमें बताया जाएगा, है ना? तो ये सारा औषधि विज्ञान में आएगा। मैम एक लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चन है which medical method has been adopted to cure skin disorders? स्किन डिसऑर्डर मिट्टी चिकित्सा। मड थेरेपी क्योंकि वो टॉक्सिन्स को पूरा रिमूव करती है, डिटॉक्स करती है बॉडी। तो उसमें मिट्टी चिकित्सा अगर कंप्लीट स्किन के बारे में आ रहा है तो आप मड बाथ भी लिख सकते हैं क्योंकि मड बाथ में हम पूरा ए टू जेड पूरी बॉडी में उस मिट्टी को लगाते हैं। अगर कभी किसी ने मड बाथ लिया होगा ना तो वाकई उसके बाद आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छा फील करते हैं। मतलब एकदम ऐसा लाइट वेट फील करते हैं प्लस आपको ना मतलब स्किन बहुत फ्रेश स्किन फील करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो वाक़ई बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें आपको मड बाथ के बारे में ही पूरा लिखना पड़ेगा।
और कोई है क्या क्वेश्चन? चलिए, तो सभी के मैम कंप्लीट। जैसे ये 5 तत्वों का असाइनमेंट में था कि उसको डिस्क्राइब करना है, तो बहुत सारा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो जैसे सूर्य वाली थेरेपी लिखी, कलर करा, तो कम से कम उसका 4-4 5-5 पेजेस बन रहा है। तो वो मेन चीजें मतलब यदि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आंसर करेंगे कि पांचों तत्वों के बारे में आ जाए और मेन सब चीजें हो सकते हैं उस पे। आप असाइनमेंट पॉइंट में में तो लिख दीजिए, 10-15 जैसे पेजेस में हो गया। हाँ, सूर्य थेरेपी जैसे है तो उसमें कलर थेरेपी भी आ जाएगी उसके अंतर्गत। तो आप जैसे लिख सकते हैं कि ब्लू कूल कलर है ना? इस तरह से एक डैश करके, कि पूरा पूरा सेंटेंस ना लिख के पॉइंट में लिख दीजिए, तो आप कम कम इसमें ज्यादा चीजें बता पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम शॉर्ट होता है ना? तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। हम आधुनिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में मेजर डिफरेंस क्या है? मींस प्राकृतिक वाला तो पता है कि हाँ जो पहले चला आ रहा है, पर आधुनिक चिकित्सा में क्या चेंजेस हैं? आधुनिक चिकित्सा केमिकल बेस्ड है। इसमें आप कोई भी मेडिसिन उठा के देखो तो ये केमिकल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो ये प्राकृतिक है, ये पूरे नेचर की जो जड़ी बूटियां हैं उनसे लेती है, केमिकल्स को नहीं लेती है। तो एक मेजर डिफरेंस तो ये है। सेकंड ये है कि जब हम नेचुरोपैथी में जाते हैं तो ये इसके जो प्रोसेस होते हैं, ये चाहती कि उस चीज को जड़ से खत्म करे, जो भी बीमारी है। लेकिन जो आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी है, ये सिर्फ उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करती है या हटाती है, कि उसके सिम्टम्स बॉडी से डिसअपियर हो गए मतलब आप स्वस्थ हो गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो ये दो तो मेन डिफरेंस है ना? उसके बाद एक डाइट का भी आ जाता है, कि एलोपैथी डाइट के बारे में बहुत नहीं बोलती है। आप देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं तो बोलेंगे हाँ बाकी सब खाओ हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम नेचुरोपैथी में आते हैं तो ये बहुत सारे तरह के डाइट पर मतलब प्रतिबंध लगाती है, कि अगर आप ये हर्ब खा रहे हैं तो ये आपको डाइट नहीं लेना है, फिर आपको ये चीजें एक साथ नहीं लेना है। तो इस तरह के इसमें एक डाइट का भी पूरा उपयोग होता है, जो कि एलोपैथी में नहीं है। मैम हम लोग मैम आसन की होल्डिंग्स को बढ़ाने का मतलब यदि करना है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? मींस कि हम अपनी बॉडी में होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? के लिए सबसे अच्छा सिस्टम होता है कि देखिए, कोई भी आसन अगर आप कम से कम 30 सेकंड उसमें फाइनल पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं, हर आसन में लिखा होता है कि इस आसन से ये बेनिफिट होते हैं, ये बेनिफिट होते हैं। तो कब होते हैं कि जब आप उसकी फाइनल पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, तब वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलना शुरू होते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता ना, कि जैसे अगर आपके मसल्स ही अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें 30 सेकंड रुकोगे कैसे? तो उसके लिए तो सबसे अच्छी चीज होती है, जैसे हम एग्जाम्पल पश्चिमोत्तानासन का लेते हैं, कि आपके जो बैक लेग मसल्स हैं वो अलाउ ही नहीं कर रहे कि आप पूरा झुक पाए। तो पहले डायनेमिक पे जाइए। डायनेमिक मतलब फिर झुकना, फिर उठना, फिर झुकना, फिर उठना बिना रुके। तो जब आप इस तरह का करेंगे, उसमें आप टीएक्स आर बेल्ट का हेल्प ले सकते हैं, थारा बेल्ट, रेजिस्टेंस बेल्ट, वेट, किसी भी चीज को आप हेल्प ले सकते हैं, कॉटन बेल्ट। प्रॉप्स भरपूर यूज करना चाहिए, है ना? जब आपके मसल्स थोड़े से अलाउ करने लगते हैं तो आप पहले 10 सेकंड रुकिए, एक हफ्ते 10 सेकंड रुकिए, फिर उसको 15 कीजिए, फिर 20। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाते जाइए। तो योग हमेशा ऐसी चीज है वो जो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। प्रॉप्स को मींस यूज करना चाहिए या फिर करना चाहिए। प्रॉप्स को हमेशा यूज करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि फाइनली हमको इसको हटाना है ना? ऐसा ये माइंड सेटअप नहीं होना चाहिए कि चलो इसके सहारे कर ले रहे हैं। तो प्रॉप्स भी एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो आपको इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, और दूसरा ये होते हैं कि भाई आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें मान लीजिए नी मुड़ जाता है, तो उस नी को मुड़ने से रोक रहे हैं। तो इस तरह से एक ही प्रॉप को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है? मैम जो हमारे जी मैम। प्रैक्टिकल्स होंगे वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे?
आप बताइए, आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे ही पूछ लूंगी। नहीं मतलब पोजेस करने होंगे या सिर्फ वाइवा नहीं होगा इसका? देखिए, बस आप लोग को चूंकि कराए नहीं गए हैं, तो इसलिए मोस्टली हम, और वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, टाइम बहुत कम होता है क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम ही हम लेते हैं, तो मोस्टली हम उसको वाइवा वेस्ट और आपके फाइल का जो आप सबमिशन करते हैं, उन दोनों पे बेस करके ही मार्क्स देते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप एक पर्टिकुलर आसन को आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि आप किसी को करा रहे हैं, है ना? तो आप कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कोई भी एक आसन लेके, ये पूछा जा सकता है। बाकी पर्टिकुलर खुद करने के लिए नहीं बोलते हैं मोस्टली। वैसे मैम दूसरों को कराने से ज्यादा इजी तो खुद करना रहता है। इजी वाला चीज नहीं कराते ना अपन, टफ वाला, क्योंकि हम टीचर्स तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट थोड़ी ना तैयार कर रहे हैं। तो हम उस लेवल पर ही जाएंगे कि जो टीचर कर सके, क्योंकि आप लोग इंस्ट्रक्शन से यही एक्सपेक्टेशंस है ना कि भाई आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, है ना? तो हम टीचर्स तैयार कर रहे हैं, और आप लोग में से ज्यादातर तो आई थिंक होंगे भी टीचर, तो इसीलिए हम इस तरह से ही मोस्टली लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग करके दिखाना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे कि आप दिखाइए करके, कोई दिक्कत नहीं। हम तो करके दिखा मैम देंगे। शवासन लगा दें। हाँ, वही सबसे टफ है। उसमें बॉडी को रिलैक्स छोड़ना, देखिए शवासन में चूंकि हम बहुत ऊपरी रूप से लेते हैं, तो हम, कोई व्यक्ति लेट गया तो हम बोलते हैं शवासन है, लेकिन जैसे मैं योग थेरेपिस्ट हूँ तो मैं उसके एक एक मसल्स को देखूंगी कि ये किसको रिलैक्स कर पाया, किसको नहीं कर पाया है। ठीक है, तो वो लगाना सबसे टफ है, अगर मेरे जैसा ऑब्जर्वर होगा तो, अदरवाइज बड़ा इजी हो जाएगा। और ज्यादा कोई देर तक आंख बंद करके लेटना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्वेश्चन? क्योंकि आप लोग ने अभी मेडिटेशन का साइंस नहीं समझा है, मेडिटेशन किया नहीं है, इसलिए होता है। जब आप एक बार करने लगते हैं ना, तब आपको फिर ऐसा लगता है कि जब हम आंख बंद कर रहे हैं ना, तो हम ज्यादा लंबा देख पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से चीजों को पहचान पा रहे हैं, और उस समय आप मेडिटेशन को एंजॉय करते हैं। देखिए, योग कराने के ना दो मेथड होते हैं, या तो आप किसी पे लाद दो कि भाई हम आके बैठ गए, आपको करना ही है, आप ये करो, वो मजबूरी में बेचारा कर लेगा, मन ही मन सोचते हैं, अरे कब टाइम पूरा होगा, ये जाए तो सही। दूसरा ये होता है कि आप उस व्यक्ति को इतना नॉलेज दो कि उसको ये लगने लगे कि ये तो मेरी आवश्यकता है, इसके बिना जीवन ही नहीं चलेगा, और उस नॉलेज के थ्रू उसको इतना एंजॉय करो कि वो उसको एंजॉय करे जो भी वो कर रहा हो उस समय। तो जब वो उस चीज को एंजॉय करेगा, तो जब आप किसी चीज को बहुत खुश खुश होके करते हैं ना, तो आपको टाइम पता नहीं चलता है ना? जैसे आपको कोई, मान लीजिए बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत दिन बाद मिला, आप उसके पास बैठ के 2 घंटे भी बात की, फिर आप ही बोलोगे यार टाइम का पता ही नहीं चला, 2 घंटे निकल गए। अब वही ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बिठा देते हैं कि जिससे बिल्कुल नहीं पटती, या मान लीजिए आप एक डेंटल डॉक्टर के पास बैठे हैं, जो आपके एक दांत को ड्रिल कर रहा है, और 10 मिनट का काम है, अब वो 10 मिनट ऐसे लगेंगे कि 2-4 घंटे निकल गए, है ना? तो जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई भी साइंस टाइम को प्रूफ नहीं कर पाया है। इसीलिए इसकी जो टर्मिनोलॉजी शास्त्रों में ली है, वो देश काल ली जाती है, समय नहीं ली जाती है ना? सिर्फ हम ये जो चीजें देखते हैं कि ऋतुएं बदल रही हैं, दिन रात हो रहे हैं, तो उससे हम अपने माइंड को एक डिजाइन कर लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं उनमें, कि हाँ एक दिन रात हो गया मतलब एक 24 घंटे निकल गए। क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ 1 बज रहा है, तो अभी वहां यूएसए में तो रात का 1 बज रहा है, कहीं और हो सकता है वो 4 घंटे ही आगे हो, कहीं और 6 घंटे पीछे हो। तो जो चीज यूनिवर्स ही नहीं है, तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगी सभी जगह, है ना? इवन यहाँ तक बोला जाता है कि
आपके जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, एज फैक्टर, वो भी आप खुद करते हैं अपने माइंड में, वो ट्रिगर्स पॉइंट बना के। अगर किसी को बताया नहीं जाए कि ये ऐसे ऐसे चेंज होता है, क्योंकि आप आसपास देखते हैं वो हमेशा, तो आपकी बॉडी में चेंजेस ही नहीं होंगे। एंटी एजिंग जो योग होता है ना और मेडिटेशंस होते हैं, वो सब इसी पे काम करते हैं। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर है, एंटी एजिंग योग और एंटी एजिंग मेडिटेशन। और लोग इसको मुश्किल से 18-20 साल में करना शुरू कर देते हैं। तो उनके जो एक नहीं कर रहा है, उसके 40 या 45 साल में जो उसकी बॉडी में, स्किन में, बाकी चीजों में चेंजेस आएंगे, वो उसके हो सकता है 65 में आए, क्योंकि वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। हम इसको कैसे करना पड़ता है? वो बहुत डिटेल होता है, उसको सीखना पड़ेगा, इतना इजी नहीं होता है। ये जो योग मैम आप हमको कब सिखाएंगे? योग जो चीज है ना, ये एक बहुत गहरा समुद्र है। मतलब आप जितना नीचे जाते जाओगे, जितना नीचे जाते जाओगे, उतने आपको पर्ल्स, मोती मिलते जाएंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर एकदम सतह पे, कि मतलब अभी हम पानी के अंदर भी नहीं गए हैं, बस टच किया है, और हम योगाचार्य बोलते हैं अपने आप को कि हम तो योग टीचर हैं, है ना। तो जिस दिन आप इस, वो बोलते हैं ना, इस डिगिंग में लग जाओगे, तो उस दिन बाकी सारी चीजें रह जाएंगी, लेकिन आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आपके आसपास के जो लोग हैं, उनको आप बदल पाओगे। वो इसलिए बदल पाओगे कि जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और उसको आपकी बातें सुन के रिलीफ मिलता है, उसको लगता है कि ये सही बोल रहा है, और वो फॉलो करता है, तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते, तो ऑब्वियसली वो, उसको आपके पास आके अच्छा लगेगा। तो जब आसपास आपके ऐसे 10-12 लोग हो जाएंगे, तो आपका एक सर्किल ही उस तरह का होने लगेगा, है ना? क्योंकि जैसी जैसी आसपास वेव्स होती ना, वैसे ही आप होने लगते हो। तो ये एक मतलब आप लोग के हाथ में ये एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट ये है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत सारा पढ़ लोगे, बहुत सारा जान लोगे, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक उसका कोई यूज नहीं है, वो शून्य है ना। तो हमको हर जगह अपने आप को एनालिसिस करना, दूसरे को नहीं करना। यदि आज मैं किसी से भी पूछूं कि यार आप कितने नेगेटिव हो, तो यहाँ अगर मान लीजिए कितने 10 लोग हैं, तो वो 10 में से 10 बोलेंगे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ, है ना। और अगर हस्बैंड को आने में 4 घंटे की देर हो जाए, तो फिर पूछू क्या हो गया, पता नहीं यार, गाड़ी में प्रॉब्लम थी, कहीं गाड़ी तो नहीं खराब हो गई होगी। होता है कि नहीं? तो बेसिकली क्या होता है, हम दिखाते कुछ और हैं और अंदर से होते कुछ और हैं। और जब तक हमारा, वो बोलता है ना, मन, वचन और कर्म, इन तीनों में एक रूपता नहीं आएगी, तब तक हम अपने योग वाले स्वरूप को तो नहीं ही पा सकते। क्योंकि हम मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ हैं और कर्म कुछ करते हैं, इनमें एक रूपता कभी नहीं रहती है। और तभी हम सच्चे धर्म के भी अधिकारी बनेंगे, कि जब हम इन तीनों में सामंजस्य ले आएंगे, एक रूपता ले आएंगे। ठीक है, तो जो भी पढ़ें उसे कोशिश करें। हम बोलते हैं आपने 50 चीज पढ़ी हुई, आप 2 चीज तो इम्प्लीमेंट करें। पूरी की पूरी नहीं है पॉसिबल मान लीजिए, लेकिन 2 तो की जा सकती हैं। तो ऐसे ही 2+2 करते करते आप काफी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम काफी हो गया है, तो अब आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, थैंक यू मैम। है ना। मैम आप थैंक भी यू आ सो रहे हैं मच क्या एग्जाम मैम। के लिए?